माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी शेखपुरा, यहाँ उपस्थित युवा सांसद, जो संसद के बच्चे हैं एवं अन्य अतिथिगण, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, युवा संसद जो है उसका थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, जिसमें 3 अंगों की परिकल्पना की गई है भारतीय संविधान में। इसमें विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। विधायिका का मुख्य कार्य है विधि बनाना। सत्र के दौरान विभिन्न विधायक उपायों यथा प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण काल तथा निवेदन और याचिका के माध्यम से सदन में विधायकगण अपना प्रश्न और सूचना देकर जनता की समस्याओं का समाधान का प्रयास करते हैं। प्रश्नोत्तर काल में सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सरकार उत्तर देती है। प्रश्नकर्ता सदस्य के संतुष्ट नहीं होने पर प्रश्न के बाद सदस्य और भी पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। युवा सांसद के आयोजन का मकसद युवाओं को संसदीय परंपराओं और नियमों से अवगत कराना है। इसके माध्यम से बच्चों की व्यवहारिक समझ बढ़ेगी। बिहार विधानसभा बिहार की करोड़ों जनता की जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है और राजनीति विशुद्ध रूप से जनसेवा है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि बिहार विधानसभा के माध्यम से कैसे जनता का जीवन को सरल, सुगम और समृद्ध बनाने का कार्य करते हैं, ये सदन की कार्रवाई में समझा जा सकता है, जिसे आज बच्चे करके दिखाएंगे। धन्यवाद। युवा संसद के कार्यवाही अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष 2021 एवं आज़ादी के 75वें वर्ष भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा आज दिनांक 15 दिसंबर 2021 को शेखपुरा के इस DRCC में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शेखपुरा के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं प्रतिभागी हैं। हमारा देश संसदीय परंपराओं पर चलता है और यही कारण है कि इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूती से अपना पांव जमाए रखा है, जबकि कई पड़ोसी देशों में अक्सर ही सैनिक शासन हो जाया करता है। बच्चे देश के भविष्य हैं और उनका कार्य सिर्फ ज्ञान अर्जित ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान को समाज, राज्य और देश के निर्माण में कैसे परिणत करना है, इसे भी जानना है। यह युवा संसद उसे भी व्यवहारिक रूप में प्रकट करने की सीख देगा। इस आयोजन से छात्र छात्राओं में राजनीतिक चेतना की वृद्धि होगी। साथ ही आज की कार्यसूची में अंकित सामान्य विमर्श के विषय को देखते हुए हम सभी अपने संवैधानिक कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे। मैं इस आयोजन की सफलता सहित युवा संसद के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अरे यार जीते यार, प्रश्नोत्तर काल की शुरुआत होती है। पहला प्रश्न नेता प्रतिपक्ष पीयूष आनंद से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि राज्य के वार्षिक बजट में राज्य के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की शिक्षा तथा संसाधनों के लिए विकास के लिए योजना राशि एक भी शिक्षक नहीं है। कोचिंग क्लासेज फल फूल रहे हैं, जबकि गरीब के बच्चे शिक्षा के अभाव में मेहनत मजदूर करने के लिए और राज्य से पलायन करने के लिए बाध्य हैं। इसके लिए राज्य सरकार क्या सोचती है और आगामी वर्षों में इसके लिए क्या योजनाएं हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहूंगी कि जारी वित्त वर्ष में सरकार ने राज्य के शैक्षणिक उन्नयन के लिए 2.18 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पारित किया है। इन पैसों से भवन विहीन विद्यालयों में भवन निर्माण एवं पुस्तकालय सहित अन्य संसाधनों की व्यवस्था की योजना है। राज्य के हर पंचायत में एक +2 उच्च विद्यालय को उत्क्रमित या स्थापित करने की योजना है। शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है तथा प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया जारी है और आयोग के द्वारा शीघ्र ही
जाएगी। धन्यवाद। सदन से यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि बालिका शिक्षा और विकास के लिए संसद क्या कार्य कर रही है एवं इसकी योजनाएं क्या है। मानपुर में चल रहे कस्तूरबा एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय सहित अन्य बालिका शिक्षण संस्थान के अतिरिक्त अन्य विद्यालय भी खोले जाने की योजना है और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जैसे बालिका समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि का भी पूरा लाभ दिया जा रहा है। धन्यवाद। अगला प्रश्न माननीय सदस्य प्रिया कुमारी से। सब लोग अंदर से निकल जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से ये जानना चाहती हूँ कि विद्यालय छोड़ने वाले छात्राओं के लिए सरकार क्या कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालय छोड़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय की ओर आकर्षित करने हेतु सरकार शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षण व्यवस्था को और सुदृढ़ कर गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं द्वारा भी छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है। जैसे मिड डे मील के माध्यम से छात्रों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, पढ़ाई के लिए किताबें, कॉपियां आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं। विद्यालय में छात्रों को छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से ये जानना चाहती हूँ कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए हर प्रखंड में ITI कॉलेज तथा जिला में पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने को लेकर सरकार काफी गंभीर है। धन्यवाद। अगला प्रश्न सम्माननीय सदस्य अस्मिता कुमारी से। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री से जानना चाहती हूँ कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के घाट कुसुम्बा प्रखंड के जितवारपुर तथा हरनामचक की आबादी 1000 के बावजूद होने पर भी विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए एक भी विद्यालय नहीं है। इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री इसका उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त दोनों गांव में बगल के प्राथमिक विद्यालय प्राणपुर एवं प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर संचालित है। जितवारपुर गांव से प्राथमिक विद्यालय प्राणपुर की दूरी लगभग 500 मीटर है एवं हरनामचक गांव से प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर की दूरी लगभग 800 मीटर है। जितवारपुर एवं हरनामचक गांव के बच्चे इन्हीं विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। साथ ही 3 किलोमीटर के अंदर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्राणपुर संचालित है। धन्यवाद। यदि हाँ तो कब तक यह सरकार सभी प्रयुक्त स्थानों पर विद्यालय जारी करने की कोशिश करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कर्मचारी गांव में भूमि निरीक्षण कर रहे हैं। उपयुक्त स्थान प्राप्त होते ही भवन निर्माण और आगे की प्रक्रिया का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न माननीय सदस्य अस्मिता कुमारी। अगला प्रश्न माननीय सदस्य खुशबू कुमारी से। आपके माध्यम से मैं सदन से यह जानना चाहती हूँ कि शेखपुरा नामक जिला में पानापुर नामक जिला में एक भी मध्य विद्यालय नहीं है। इसके लिए सरकार कितनी गंभीर है। इसका उत्तर माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य परियोजना निर्देशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के पत्रांक 140 दिनांक 9/1/2020 द्वारा एक विद्यालय में उत्क्रमण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। उक्त आदेश के आलोक में पानापुर पंचायत में अवस्थित पंचायत मुख्यालय के प्राथमिक विद्यालय पानापुर का उत्क्रमण मध्य विद्यालय में किया जा चुका है। धन्यवाद। अगला प्रश्न माननीय
सदस्य लक्ष्मी कुमारी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या यह बात सही है कि उपयुक्त विद्यालयों में कैंपस विकास एवं चहारदीवारी के साथ साथ शिक्षकों के अभाव में पठन पाठन संचालित नहीं किया गया है? माननीय शिक्षा मंत्री इसका उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मॉडल विद्यालय चिवारा एवं मॉडल विद्यालय शर्वा के मनरेगा योजना के तहत कैंपस विकास एवं चार दीवारी निर्माण हेतु उप विकास आयुक्त से पूरा से अनुरोध किया गया है। अगला प्रश्न माननीय सदस्य प्रियंका कुमारी जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह बात सही है कि सुदूरवर्ती गांव में हर साल आने वाली बाढ़ की वजह से वहां की सड़कें मुख्यालयों से अलग हो जाती है, जिसके कारण वहां ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत जरूरतों से वंचित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे अभी भी गाँव आजादी के बाद सड़कों के लिए तरस रहे हैं। उनका न तो जिला मुख्य मार्ग से संबंध है, न ही अस्पताल और विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई उचित पहुंच पथ है। सरकार इस पर क्या कार्य योजना रखती है? इसका उत्तर माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर एक गाँव में ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही है और इसे मरम्मत के लिए समय समय पर उनकी देखभाल भी कराई जा रही है। जिला मुख्यालयों के साथ साथ उन्हें अपनी राजधानी तक पहुंचने के लिए भी उन्हें सुरक्षा पूर्वक ही नहीं बल्कि लाभदायक तरीके से उन्हें पहुंचने के लिए योजनाएं बनाई गई है। उस पर कार्य भी चल रही है। मैं प्रश्नकर्ता साथी को यह बताना चाहता हूं कि ऐसे सुदूर गांव की संख्या को एक लिस्ट बनाकर हमारे कर्मचारी को दें ताकि हमें उस पर काफी ध्यान दें और इसे हम एक निश्चित समय अंतराल में बनाएं। और रही बात बाढ़ से, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर हर वर्ष ध्यान देती है और बड़े बड़े बांधों का निर्माण भी करती है। इतना कर अगला सवाल माननीय सदस्य सोनिया कुमारी से। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से खेल एवं कला संस्कृति मंत्री से मैं यह जानना चाहती हूँ कि शिक्षा के साथ साथ खेल प्रतियोगिता। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूँ, निर्धारित समय पर स्टेडियम अन्य सिविल प्रशिक्षण के द्वारा इच्छुक खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम यहाँ के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षित कोच को भी नियुक्त कर रहे हैं। समय समय पर खिलाड़ियों को कोचिंग कैंप भी लगाई जा रही है। जिले में एक क्लब सेंटर भी खोला जा रहा है, जिसका परिणाम जल्द ही समाज को देखने को मिलेगा। और 29 अगस्त को खेल दिवस के शुभ अवसर पर हमारे राज्य के सभी इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर प्रदर्शन कर चुके छात्रों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न माननीय सदस्य सलोनी वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं खेल मंत्री से जानना चाहती हूं कि बिहार में स्टेडियम की कमी है। अधिकांश सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं के बराबर है। इसके लिए खेल मंत्री क्या विचार है? इसका उत्तर खेल मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सदन को कि जो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। बिहार की राजधानी शहर पटना में पाटलिपुत्रा खेल परिसर बनाया जा चुका है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक है। और साथ ही राजगीर में स्टेडियम का
निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। रही बात सरकारी स्कूलों की मैदान, उसके लिए सरकारी क्षेत्रों पर गहरी नजर रखी हुई है। वार्षिक बजट में इसके लिए प्रावधान कर उचित राशि निर्गत की गई है और ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। अगला सवाल माननीय सदस्य श्वेता वत्स। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से माध्यम से शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री से पूछना चाहता हूँ, शेखपुरा जिले की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में जा चुकी हैं, परंतु अभी तक यहाँ एक भी स्टेडियम नहीं है, क्यों? इसका उत्तर खेल कला और संस्कृति मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सदन को यह कहना चाहूंगा, ये तो बहुत ही भाग्य की बात है कि हमारे जिले की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए। इससे यह सरकार भी पीछे नहीं हट रही है। शेखपुरा जिले के विभिन्न प्रखंडों में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। भूमि अधिग्रहण के कार्य खत्म होते ही यह स्टेडियम का निर्माण भी जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न माननीय सदस्य निर्मल राज। मैं माननीय महोदय के माध्यम से माननीय खेल एवं कला संस्कृति मंत्री से जानना चाहता हूँ कि सरकार की ऐसी अनदेखी के कारण युवा एवं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्यों और इसके लिए सरकार का क्या विचार है? इसका उत्तर माननीय खेल कला और संस्कृति मंत्री। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। बिहार में हर एक खिलाड़ी को पदक मिल रहा है, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कम, ये तो होते ही रहता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न माननीय सदस्य कशिश कुमारी से। माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं गृह मंत्री से जानना चाहती हूँ कि शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में राज्य में कई स्थानों पर देशी शराब का निर्माण और अंग्रेजी शराब की बरामदगी और उसकी कालाबाजारी हो रही है। इसके ये समाचार अखबारों में छपे रहते, जबकि देशी शराब से मरने वालों की संख्या तो आम बात है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसका उत्तर माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार ने राजस्व लाभ की फिक्र को छोड़कर बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करके राज्य में शराबबंदी कानून लागू किया है। सरकार एक निश्चित समय अंतराल के भीतर प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर पूर्ण रूप के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है। इसके बावजूद इक्की दुखी घटनाओं को नियम नहीं बताया जा सकता। सरकार ने हाल फिलहाल पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक करके यह निर्देश जारी कर दिया है कि जिस भी क्षेत्र में शराब निर्माण, शराब बिक्री आदि की खबर अगर साक्ष्य रूप से जानकारी में आएगी तो वहां के थानाध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी शराब के आयात के प्रति गंभीरता बरतने के लिए सक्रिय कर दिया गया है और आपराधिक घटनाओं में गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों पर स्पीडी ट्रायल करके कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। यह सभी बातें केवल सदन में बोल दी जाती है, लेकिन विधानसभा परिसर में एक अंग्रेजी शराब की बोतल पाई गई है जो शराबबंदी के पोल को सरासरी खोलता है और विधानसभा के मंडल ये सभी और भी अन्य लोगों के घरों में ये बातें अधिकतर होते रहती है कि ये सब शराबबंदी बस एक ढकोसला है, बाकी सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं करी है। इसके लिए मंत्री जी आगे क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इस बयान पे मैं कड़ी आपत्ति जाहिर करती हूँ। माननीय सदस्य किसी पर भी बिना साक्ष्य कैसे आरोप लगा सकती हैं, जबकि ऐसी घटनाएं सामने आने पर सरकार कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्पित है। मैं सदन से उनकी इस टिप्पणी को वापस लेने की मांग करती हूँ। ये टिप्पणी कैसे वापस ले सकते हैं? इसके लिए सरकार भाई आ गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि गंगा उद्भव योजना के तहत पटना से गंगा जल पाइपलाइन के बिछाए जाने का कार्य कब तक संपन्न होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि गंगा उद्भव योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य नवादा जिले तक किया जा चुका है, जबकि निर्धारित समय तक गया जिले तक संपन्न हो जाएगा। जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहां भी कार्य प्रगतिशील पर है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि नालंदा नवादा से होकर गया तक पहुँचने वाली पाइपलाइन के पड़ोसी जिले के रूप में से पूरा होने के कारण यहाँ के जनतावासी की इच्छा है कि यहाँ के लोगों को भी गंगा जल का लाभ प्राप्त हो। इसके लिए सरकार क्या सोचती है। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि नालंदा जिला से गुजरने वाले पाइपलाइन के समीपवर्ती शेखपुरा जिला तक इसके पहुंचाने की कोई योजना अब तक नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन के रास्ते में और भी कई जिले पड़ते हैं। फिर वहां के नागरिकों के द्वारा भी यह मांगे रखे जाने लगेगी और सरकार पर इसके अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ेगा। इसलिए प्रथम चरण में निर्धारित नक्शे पर कार्य संपन्न हो जाने के बाद ऐसे मांगों पर पुनः विचार विमर्श किया जा सकता है। मैं इसी पर असंतुष्ट हूँ। खर्च पर हो जाने पर सरकार क्या लोगों की भलाई नहीं करेगी। निश्चित समय पर नक्शे पर काम हो जाने के बाद ही दूसरे किया जाएगा काम। अगला प्रश्न माननीय सदस्य आशीष कुमार जी। नहीं अगर है तो क्या यह कब तक धरातल पर उतरेगी, और अगर नहीं है तो सरकार इस पर क्या सोचती है। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि गंगा उद्भव योजना के तहत सभी जिले के स्थानीय नहर को गंगा से जोड़ने के लिए सभी नगरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। जो बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं वहां भी यह कार्य प्रगतिशील पर है। इससे संतुष्ट नहीं, कब तक संपन्न हो जाएगा शेखपुरा जिला में। निश्चित नक्शे पर जब दूसरे जिले में भी कार्य चल रहा है तो वो कार्य संपन्न हो जाने के बाद ही दूसरे जिले को सोचा जाएगा। अगला प्रश्न माननीय मंत्री प्रिंस राज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि राज्य में बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। इसका उत्तर माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि बिहार में बेरोजगारी भत्ता बिहार योजना 2021 चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बिहार के शिक्षित युवाओं को 1000 प्रति माह दी जा रही है जब तक उन्हें नौकरी की प्राप्ति नहीं हो जाए। तथा इसके अतिरिक्त मैं बिहार के प्राइमरी सेक्टर को मजबूत करने में प्रयासरत हूँ, जिसमें बिहार की 77% आबादी सम्मिलित है, उसी को मजबूत कर सशक्त करने जा रहा हूँ। बिहार की कमजोरी को अब जल्द ही मजबूती में देखेंगे, क्योंकि अपनी ही कमजोरी को शीघ्र में मजबूती में बदल देंगे। एक और प्रश्न है कि हर वर्ष राज्य से होने वाले पलायनों को रोकने के लिए सरकार कितना गंभीर है। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हर वर्ष राज्य से होने वाले पलायन को रोकने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। मैंने सरकार के माध्यम से बिहार के हर महादलित टोला में 25-25 लाख की लागत से सामुदायिक भवन वर्क सेट का निर्माण किया जाना है तथा मनरेगा में संशोधन कर और इसे बेहतर कर इस पर काम जारी है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और हम पलायन से बच सके और सभी पलायन को रोक सके। मैं अपने बिहार को सदन के माध्यम से बिहार के पर कैपिटा इनकम को और बेहतर करने का प्रयासरत हूँ तथा बिहार को और राज्यों से बेहतर कर सकूं। शून्यकाल के लिए प्रश्न पूछे जाएं। अगला प्रश्न माननीय सदस्य मनीषा राय भारती जी से।
माननीय अध्यक्ष, लोगों के विकास के लिए सरकार क्या विचार रखती है? ध्यान आकर्षण काल की घोषणा की जाती है। अगला सवाल माननीय सदस्य गौतम कुमार। माननीय महोदय अध्यक्ष के माध्यम से मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री से यह जानना चाहती हूँ। आप एक मिनट, शून्यकाल सिर्फ पढ़ा जाता है और मंत्रीगण उसको ध्यान में लेते हैं। शून्यकाल, प्रश्नोत्तर काल और शून्यकाल में यही अंतर है। राजीव जी आप जाइए और बताइए तीनों में क्या अंतर है। ये प्रश्न जो है, प्रश्न तो अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न जो पूछ रहे थे और विभाग के जो मंत्री हैं वो जवाब दे रहे थे। क्लियर कट है कि 1 घंटे का ये कार्यक्रम आमतौर पे होता है विधानसभा में, लेकिन ये जो 12 बजे के बाद का जो समय है वो 0 आवर कहलाता है, शून्यकाल। तो शून्यकाल में सदस्य जो अल्प अवधि की सूचना होती है, प्रश्न के लिए है कि आपको 15 दिन पहले विधानसभा को कम्युनिकेट करना पड़ता है, तब वो जाके लिस्ट में आता है। लेकिन अगर जब उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है और इस बीच में कोई घटना घटती है, तो ऐसे अवधि के लिए एक प्रोविजन है कि अपनी आवाज को सदन में उठाएं और उन समस्याओं को बताएं। इसके लिए शून्यकाल की सूचना दी जा रही है। तो शून्यकाल जो है सिर्फ पढ़ा जाता है और जो ट्रेजरी बेंच, जो मंत्री जो लोग हैं, वो उसको संज्ञान में लेते हैं और उस पर अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो विभाग के द्वारा उसको कार्रवाई करते हैं। इसके बाद एक और आएगा, इसको कहते हैं ध्यानाकर्षण सूचना। तो ध्यानाकर्षण सूचना में जो सदस्य हैं वो अपनी सूचना पढ़ेंगे और उसके बाद संबंधित मंत्री उसका जवाब देंगे। उसमें जो सूचना करता है उसके अलावा जो सिग्नेटरी हैं, जो दस्तखत किए हैं, उनमें वो पूरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं और विभाग के मंत्री अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस शून्यकाल में, ध्यानाकर्षण सूचनाओं में और प्रश्न में यही है। अब आगे की कार्रवाई सदन की होगी। जो सूचनाएं हैं वो स्वतः शून्यकाल समिति है विधानसभा की, वहां चली जाती है और उस पर समिति कार्रवाई करती है ना, उन विषयों के संदर्भ में। तथा अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। इस पर सरकार का क्या विचार है? जवाब देगी और सरकार तैयार नहीं है तो अगले दिन उसकी जवाब को तैयार करके लाएंगे। चलिए अभी सदन की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। इसके बाद युग के बाहर युवाओं के संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य विवश विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होना है। संबंधित शिक्षकों से अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था आप यथाशीघ्र करें। युग के बाहर युवाओं के संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए विषय चयनित है। इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राएं यहाँ पर प्रतिभागी हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुहानी कुमार। सुहानी सिंह, सोनम कुमारी, प्रिया भारती, निधि, रागिनी और पल्लवी। भाईचारा रखना, देशभक्ति रखना, इन बातों को युवा भूल जाते हैं और उनका लक्ष्य केवल और केवल। मैं अपनी बातों को इसीलिए युवाओं तरफ ज्यादा कह रही हूँ क्योंकि युवा हमारे वर्तमान तो है ही, किंतु वही है जो हमारे भविष्य भी सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए युवाओं को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हीं से देश है, देश से वो हैं और कुछ भी बदलाव होगा तो उन्हीं से होगा। इसी के साथ धन्यवाद। आशा करती हूँ हम सभी का दिन मंगलमय हो।
अगली माननीय सदस्य सोनम कुमारी। जी सर, नहीं आया है, नहीं सीधी डिफेंडर को इंतजार कर रहे थे कि इधर मामला कुछ क्लियर हो। तो माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा मंचा सिंह अधिकारी महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य सभी को शुभ अपराह्न। आज इस गौरवशाली दिवस पर प्रदत्त विषय युग के बाहर युवाओं के संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य पर मैं सोनम कुमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा आप सबके समक्ष उसके विपक्ष में विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे देश में संविधान को सर्वोपरि माना जाता है, उसमें हर एक नागरिक का अधिकार एवं कर्तव्य सुनिश्चित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार व संवैधानिक अधिकार है, फिर भी क्यों लड़की के शादी का उम्र 18 वर्ष और लड़का का शादी का उम्र 21 वर्ष रखा गया है, जो गहरी असमानता को प्रकट करता है। क्या पता शादी के बाद लड़की के ससुराल वाले उन्हें पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, ऐसे में तो लड़के लड़कियों से अधिक शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, जिससे धीरे धीरे समानता की खाई और गहरी होती चली जाएगी। दूसरे उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि हमें यानी कि सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता व समानता का अधिकार दिया गया है, तो फिर आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है? जब सभी लोग समान हैं, तो किसी को ज्यादा छूट और किसी को कम छूट क्यों? अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस अधिकार के गलत फायदा उठाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि किसी निम्न वर्गीय परिवार में 5 से अधिक सरकारी नौकरी है, तो किसी उच्च वर्गीय परिवार में एक भी नहीं, जिस कारण उनका सरकार के प्रति विश्वास उठती जा रही है। हम सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। हम निम्न वर्ग के मुकाबले ज्यादा अंक भी प्राप्त करते हैं, तो भी हम पिछड़ जाते हैं और निम्न वर्ग के विद्यार्थी सफल हो जाते हैं। तत्पश्चात तीसरी उदाहरण के स्वरूप मैं कहना चाहूंगी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार तो सभी को है, परंतु फिर भी गरीबों तथा दबे कुचले लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है तथा उन्हें डांट फटकार दी जाती है। पर वहीं अमीर वर्ग के लोगों को न्याय तुरंत तथा उसके पक्ष में मिल जाती है, जिसका परिणाम समाज में ये है कि अमीर लोग दबे कुचले लोगों पे अपना शासन करते हैं। हमारे संविधान में समानता अधिकार होते हुए भी विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ऐसा देखा जाता है कि अमीर लोगों को पहले दर्शन के लिए दिया जाता है और गरीब लोग बड़े बड़े लाइनों में खड़े रहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से तो आप सभी परिचित ही होंगे। हमारे देश में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। सभी धर्म में कई तरह के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है तथा जुलूस निकाले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कई लोग के बीच झगड़े हो जाते हैं तथा उस मूर्ति को जिस जलाशय या नदी में विसर्जित की जाती है, वहाँ का जल उससे प्रदूषित होता है, जिससे उसमें निवास कर रहे जीव जंतु को हानि होती है। वह प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से हम सबों को भी हानि पहुँचाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक अधिकार हैं, पर संविधान में यह बात साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति उसे मानना चाहे तो माने, वरना उस पर कोई प्रेशर नहीं किया जाएगा। जिससे बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि हमारे राष्ट्रगान होते रहते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं। यदि उसमें दंड का प्रावधान किया जाता तो ऐसा नहीं करते। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। अगला माननीय सदस्य प्रिया भारती। अधिकार प्राप्त है। भारत के युवाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि एवं प्रगति में अपना योगदान दें और मेरा मानना है भारत के युवा आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ कर सकें। धन्यवाद, हम सभी का दिन मंगलमय हो। गया है इसमें खुद के संस्कृति और अपने क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के संस्कृति और भाषा लिपि